हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं कोरोना वायरस की वजह से किए गए इस लॉकडाउन में इंडियन इकोनॉमी को जो लॉस हो रहा है, किन बिजनेसेस की वजह से इंडियन इकोनॉमी सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है, क्या इसकी एक्सट्रीम सिचुएशंस हो सकती हैं और क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, उसकी मैं बात करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की। 3 इमरजेंसी प्रोविजन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, जिसमें एक है स्टेट इमरजेंसी, एक है नेशनल इमरजेंसी और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करने से पहले मैं उन बिजनेसेस की बात करना चाहूँगा जो इस समय बहुत लॉस पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं छोटे बिजनेसेस से। तो छोटे बिजनेसेस में जैसे हो गया सब्जी, फल, ये सब की मार्केटिंग या फिर न्यूज़पेपर, ये सब बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गए हैं। सब्जियां और फल तो लोग अवॉइड कर रहे हैं, जितना कम से कम लेना पड़े। इस वजह से बहुत सी सब्जियां या फल सस्ते में बेचना पड़ जा रहा है, बहुत सी सब्जियां या फल सड़ जा रहे हैं, जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ रहा है। न्यूज़पेपर्स भी बहुत से लोग अवॉइड करने लग रहे हैं, जो कि प्रिंट मीडिया का एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा अगर एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो सिनेमाज, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स या पार्टीज जहाँ पे भी होती हैं, ये सब चीज़ें एकदम से बंद हैं, तो इसकी वजह से भी काफ़ी लॉस सफ़र करना पड़ रहा है। अगर शॉपिंग की बात करें तो डेकोरेटिव आइटम्स, फर्नीचर्स, ज्वेलरीज, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल्स, ये सभी डिपार्टमेंट में इस समय बिजनेस एकदम डाउन चल रहा है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा लॉसेस झेलने वाले डिपार्टमेंट्स में से एक है टूरिज़्म। टूरिज़्म में इतना ज़्यादा लॉस हो गया है और आने वाले टाइम तक ये लॉस सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन तक लोग इस डर की वजह से बाहर नहीं निकलेंगे। होटल्स, रिजॉर्ट, टूरिस्ट स्पॉट, टैक्सीज, ट्रेन्स, प्लेन्स, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहेंगी काफ़ी टाइम तक। ये सभी डिपार्टमेंट से सरकार को बहुत अच्छी रेवेन्यू मिलती है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी टाइम तक सफ़र कर सकता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके बिजनेसेस लॉस पे चले गए हैं या चले जाएंगे। बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत से लोगों की सैलरी घटा दी गई है। इन सब का एक इम्पैक्ट तो रहेगा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगे। दूसरा इम्पैक्ट ये रहेगा कि अगर किसी की जॉब चली गई है और उसने लोन लिया है, तो वो एक लोन डिफॉल्टर बन सकता है कलेक्टिवली, जिसका बहुत एडवर्स इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ सकता है। और इन सभी लॉसेस के अलावा कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट पे जो पैसा खर्च हो रहा है सरकार का, वो बहुत ही ज़्यादा है। एक पेशेंट पे पर डे लगभग 20,000 रुपये का खर्चा पड़ रहा है और मिनिमम 15 दिन का ये ट्रीटमेंट चलता है। तो समझ लीजिए 3 से 4 लाख रुपये पर पेशेंट लग रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। आने वाले समय में इसका महंगाई पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो इस वजह से इंडियन इकोनॉमी को रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। ये सब चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक चली तो जीडीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है और सरकार फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा सकती है। अब आइए समझ लेते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, क्या इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और रेमेडीज़ हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविज़न दिया हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, तो वो कभी भी अपनी मर्जी से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। लेकिन जिस दिन से ये फाइनेंशियल इमरजेंसी वो लगाएंगे, उस दिन से 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स की 50% प्लस मेजॉरिटी का अप्रूवल चाहिए होता है, तभी ये फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू होगी, वरना ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर अप्रूवल मिल जाता है तो ये अनलिमिटेड टाइम तक ये कंटिन्यू की जा सकती है। इसको प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कभी भी रिवोक कर सकता है। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स छीन ली जाती हैं। हर चीज़ के अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए रहता है। कोई भी मनी बिल स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से पास नहीं कर सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो सबसे स्केरी पार्ट होता है वो होता है सैलरी और पेंशन में रिडक्शन।
चाहे कोई भी एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, सैलरी कितनी भी रिड्यूस की जा सकती है और पेंशन भी रिड्यूस की जा सकती है। और ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए नहीं है, ये इवन जुडिशरी के लिए भी है। वैसे तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन फाइनेंस के मामले में अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो जजेस को भी ये लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। ऑल्दो इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। 1991 में एक बार ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाए, क्योंकि उस समय इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। लेकिन फिर नरसिम्हा राव जी की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी दी इंडिया में, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल इमरजेंसी को रोक पाए। ऑल्दो अभी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी तो नहीं लगी है, लेकिन प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही डिपार्टमेंट में कुछ स्टेप्स लेना शुरू कर दिए गए हैं। कई प्राइवेट कंपनीज सैलरी रिड्यूस कर दी हैं या सैलरी इंक्रीमेंट के लिए मना कर दी हैं। कुछ जगहों पे टर्मिनेशंस भी हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, तेलंगाना की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के 10 से लेकर 75% तक सैलरी रिडक्शन की बात कही है और 50% रिडक्शन पेंशन वालों के लिए भी कहा है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने तो लॉकडाउन लगने से पहले ही कह दिया था कि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देख के किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी और लॉ की अवेयरनेस तो सभी को होनी चाहिए। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं ये मुझे कमेंट करके बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।